Hello student, how are you? In our previous video, we start our 13th chapter Oceanic Water. इस चैप्टर में हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ लिया था और माइनर रिलीफ फीचर के बारे में, मेजर रिलीफ फीचर के बारे में। अब हम इससे आगे अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक बार हम थोड़ा सा उनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में सिर्फ 1 मिनट लगेगा ताकि आपको कुछ याद आ जाए। हमारा चैप्टर है ओशियनिक वाटर, 13 चैप्टर है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट हमने पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में हमने बताया था कि इसमें क्या होता है कि वाटर की फॉर्म चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। इस तरह से ये चेंज होता रहता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस में, एक चक्कर की तरह चलता है। ये होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फिर हमने बताया था कि वर्ल्ड में टोटल कितने ओशियन हैं, उनको क्रम में बताया था, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन से सबसे छोटा है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउथर्न ओशियन, ये हमने ओशियन बताए थे। इसके बाद में हमने बताया था मेजर रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन। मेजर रिलीफ फीचर के बारे में हमने फर्स्ट बताया था कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सेकंड था कॉन्टिनेंटल स्लोप। थर्ड था डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन। और फोर्थ हमारा था डीप्स एंड ट्रेंचेस। सबसे पहले हमने कॉन्टिनेंट शेल्फ के बारे में क्या बताया था? इसका जो ग्रेडियंट एंगल होता है 1 डिग्री से कम होता है। और ये कहां पे होता है? जब कॉन्टिनेंट का आगे का एरिया एक्सटेंड होके ओशियन पे मिलता है तो इसको हम कॉन्टिनेंट शेल्फ बोलते हैं। और इसकी डेप्थ 18 मीटर से 200, 300 मीटर की होती है। और ये कहां पे वेरी करेगा? ये उसके कोस्टल एरिया पे वेरी करेगा। जहां पे कोस्टल एरिया पे माउंटेन होगी वहां पे कॉन्टिनेंट शेल्फ कम होंगे, दूसरे एरिया में हमें ज्यादा होंगे। कॉन्टिनेंट स्लोप के बारे में भी हमने बताया था, ग्रेडियंट एंगल इसका 2 डिग्री से 5 डिग्री होता है। इसकी डेप्थ 300 मीटर से 3000 मीटर तक होती है। फिर इसके बारे में बाद में हमने बताया था डीप सी प्लेन के बारे में। इसकी डेप्थ 3000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में होती है। और ये बिल्कुल स्मूथ एरिया, प्लेन एरिया होता है ओशियन का। इसके बाद में हमने बताया था ट्रेंचेस के बारे में। ट्रेंचेस क्या होती हैं? जो विशाल खाइयां बनती है डेप्थ में, ओशियन की ट्रेंच बनती है, उनको ट्रेंचेस बोलते हैं। सबसे गहरी ट्रेंचेस के बारे में बताया था मैरियाना ट्रेंच। ये थी मेजर रिलीफ फीचर। मेजर के बाद में हमने माइनर रिलीफ फीचर के बारे में भी पढ़ा था। माइनर में कौन थी, कौन कौन सी रिलीफ फीचर थी? एक बार बस जस्ट उनके नाम को याद कर लेते हैं। माइनर रिलीफ फीचर फर्स्ट हमारी थी मिड ओशियनिक रिज। सेकंड थी हमारी सी माउंट। थर्ड था हमारा ग्योर्ड। और फिफ्थ था हमारा एटोल। एक रिलीफ फीचर के बारे में हमने मिस कर दिया है, वो कौन सी है वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। इन सब रिलीफ फीचर के बारे में भी मैंने सभी को बता दिया था। ये बिल्कुल ओशियन के बीच में होती है, ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण होती है, ये ओशियन से बाहर नहीं आती। इनकी हाइट
25 मीटर से होती है, 2500 मीटर। इनकी 3500 से 4000 मीटर के बीच में होती है इनकी हाइट। गुयोर्ड के बारे में बताया था, इनका टॉप फ्लैट होता है और ये जीवों के जो टोल से बनती है, उनके खोल से बनती है, ऊपर के एक जीव के ऊपर दूसरा जीव आ जाए उसको हम एटोल बोलते हैं। इन सभी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में, ओशियन टेम्परेचर के बारे में। ये जस्ट क्विक रिवीजन था जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस रिवीजन से हमें यह फायदा होता है कि हमारा चैप्टर में कंसंट्रेशन है वो अच्छा बन जाता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अब बात करेंगे टेम्परेचर, ओशियन टेम्परेचर की। ओशियन में क्या होता है कि ओशियन लैंड के मुकाबले स्लोली तो गर्म होता है और स्लोली ठंडा होता है। कूलिंग एंड हीटिंग प्रोसेस ऑफ ओशियन स्लोअर देन लैंड। एक बार अगर वाटर गर्म हो गया तो बहुत ही स्लो ठंडा होगा, अगर ठंडा हो गया तो बहुत ही स्लो गर्म होगा। अब हम बात करेंगे कौन से फैक्टर है जो ओशियन वाटर के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर affecting of ocean water। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर आएगा यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। कौन से फैक्टर है जो ओशियन वाटर के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। नॉर्मली हम बात करेंगे जो लैंड के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, सेम वही फैक्टर हैं जो ओशियन के टेम्परेचर को भी प्रभावित करते हैं। लैंड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में हमने क्या बताया था, जो ओशियनिक वाटर लैटिट्यूड पे होगा 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के पास, उसके पास का एरिया का टेम्परेचर अधिक रहेगा। जैसे जैसे पोलर के पास जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। यही लैंड में होता है, यही ओशियन वाटर में होता है। इसके बाद में बात करेंगे हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। मीन जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पे लैंड सरफेस ज्यादा है और जो साउथ हेमिस्फीयर है वहां पे वाटर सरफेस ज्यादा है। इस कारण क्या होता है कि जो लैंड है वो अधिक गर्म होता है वाटर की तुलना में। लैंड पे ज्यादा गर्मी मिलेगी और वही उसके जो पास वाले वाटर है उसके टेम्परेचर को भी प्रभावित करेगी। लैंड ज्यादा गर्म होगा तो इसके साथ वाला वाटर भी ज्यादा गर्म होगा। इस कारण इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। थर्ड है हमारा प्रिवेलिंग विंड। विंड किस प्रकार इफेक्ट करती है ओशियन के टेम्परेचर को। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर।
विंड हमेशा चलती है। तो जब लैंड पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है और वाटर पे हाई प्रेशर बनता है, तो विंड अपने साथ वाटर को ऐसे मूव करने की ओर प्रेरित करती है, जिससे जो वाटर कोस्टल एरिया है वहां से वाटर दूसरी ओर चला जाता है और इस कारण नीचे का वाटर होता है वो ऊपर की ओर आना स्टार्ट हो जाता है। इससे टेम्परेचर में लॉन्गिट्यूडिनल वेरिएशन आती है। फोर्थ हमारा पॉइंट आ गया ओशियन करंट। ओशियन करंट किस प्रकार प्रभावित करती है टेम्परेचर को? जैसे कि बात करें गल्फ स्ट्रीम की, एक दो मुख्य ओशियन करंट है जिनके अंदर ज्यादा टेम्परेचर होता है। एक तो होगी आपकी गल्फ स्ट्रीम, ये ओशियन करंट जहां भी जाती है अपने साथ उसके जो कोस्टल एरिया है वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है। ये गल्फ स्ट्रीम पहले तो अमेरिका से साथ लगती है, अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में, वहां से लगते हुए ये यूरोप की तरफ मुड़ जाती है। पहले तो ये अमेरिका का टेम्परेचर हाई करती है, थोड़ा सा 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में अंतर गिर देती है ये, और इसके बाद में ये यूरोप की तरफ मुड़ती है और वो वहां का टेम्परेचर हाई कर देती है, जिस कारण वहां के विंटर सीजन में भी वहां की जो बंदरगाहें हैं वो ओपन रहती है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हम इनको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशियन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि ओशियन की डेप्थ के साथ ओशियन का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ये कहां से स्टार्ट होगा? ये 100 मीटर डेप्थ से 400 मीटर डेप्थ पे स्टार्ट होगा और कई 100 मीटर की डेप्थ के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, नॉर्मली 100 मीटर तक। इसको हम बोलेंगे थर्मोक्लाइन बोलेंगे। और इसके बाद में क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। और जो ओशियन का 90% वाटर है वो इस थर्मोक्लाइन लाइन से नीचे है। इस लाइन के अंदर ही 100 से 1000 मीटर की जो बीच की होती है, इसी को ही थर्मोक्लाइन बोलते हैं। जनरली हम ओशियन के टेम्परेचर को 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। सेम वही बातें हैं। इसमें जो ऊपर का लेयर होती है, जो 0 ऊपरी वाटर की सरफेस से 500 मीटर, यहां पे हम इसको एक ग्राफ के द्वारा बनाने का प्रयास करेंगे। 0 से 500 मीटर, ये होगी हमारी फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर जो वाटर सरफेस के ऊपर होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है ट्रॉपिकल रीजन में। और टेम्परेट और जो हाई लैटिट्यूड एरिया है वहां पे क्या होगा कि वहां पे समर सीजन में 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा।
और ये इसके बाद में क्या आएगी, इसके बाद में आएगी सेकंड लेयर। उसका टेम्परेचर कितना मिलेगा, इसका तो टेम्परेचर मिलता है 20 डिग्री और ये 25 डिग्री, इसमें लगभग इतना टेम्परेचर मिलता है। लेकिन जो सेकंड लेयर आती है 500 मीटर से 1000 मीटर की, यहां पे टेम्परेचर बिल्कुल रैपिडली डिक्रीज होता रहता है। ये है हमारी सेकंड लेयर, इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। यही है जो आपके बुक में दे रखी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बुक में बता रखी है 100 से 400 के बीच में, यही वो लेयर है जिसका जिक्र किया गया है, यही हमारी सेकंड लेयर है। इसके बाद में आती है हमारी थर्ड लेयर। इसकी थिकनेस 500 मीटर होती है और 100 मीटर 1000 मीटर के बाद में जो डेप्थ आएगी वो थर्ड लेयर में आएगी। इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे बिलो भी हो सकता है। और आर्कटिक और अंटार्कटिक जो होता है, अंटार्कटिक में जो ओशियन मिलते हैं, वहां पे क्या होता है कि एक लेयर तो 0 डिग्री सेल्सियस की होगी और उसके बाद में जो नीचे डीप लेयर तक मिलेगी वो भी एक ही टेम्परेचर की मिलेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही लेयर होती हैं यहाँ पे, आर्कटिक और अंटार्कटिका ओशियन में। ये हमने इसकी तीनों लेयर के बारे में भी साथ में ही पढ़ लिया है। अब बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इसमें क्या होगा कि जो लैटिट्यूडनल अनुसार होगा, इक्वेटर लाइन के साथ में जो हमें ओशियन का वाटर मिलेगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर लो होता जाएगा और ओशियन वाटर का पोल पे जाते समय लगभग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। नॉर्मली जो हमें इक्वेटर लाइन पे मिलता है टेम्परेचर, ओशियन का टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड वाइज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हमें 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है, हमें 40 डिग्री लैटिट्यूड पे 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है और पोलर एरिया के पास नियर पोल हमें 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मिलता है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात और, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे लैंड पार्टिकल होने के कारण वहां का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस रहता है, नॉर्मल एनुअल टेम्परेचर। और जो हमारा साउथर्न पार्ट है वहां पे 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। पर ईयर का एवरेज टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रहता है साउथर्न पार्ट में। ये भी ओशियन में होता है, ये भी ओशियन में। अब लगभग आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सैलिनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।